नमस्कार। भारतीय मजदूर संघ कोकण विभाग की ओर से आयोजित इस वेबिनार में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहुत प्रयासों से हमने इस वेबिनार का आयोजन किया है और भारतीय मजदूर संघ कोकण विभाग के सभी डिस्ट्रिक्ट की ओर से जो प्रयास किए और जिन्होंने सबने उसको जो एक अच्छा उसको पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, उसके लिए मैं आप सबका शुरू में ही आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और इस कार्यक्रम की शुरुआत माननीय मोहन येनुरे जी करेंगे, ऐसी मैं उन्हें विनती करता हूं। मुझे आवाज नहीं आ रहा है। हेलो मोहन जी, मुझे आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, हाँ मेरा अभी ज्वाइन हुआ। हेलो, आ रहा है ना? हाँ बोला बोला ये। हाँ नमस्कार। वेबिनार मध्ये सहभागी झालेल्या उद्योगातील सर्व पदाधिकारी, भारतीय मजदूर संघ कोकण विभागातून आपल्या कोकणातल्या सर्व जिल्ह्यातनं रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, मुंबई, पालघर भारतीय मजदूर संघ कार्यकर्ते पदाधिकाऱ्यांचं मी भारतीय मजदूर संघ कोकण विभागाच्या वतीने सहर्ष स्वागत करतो। आपल्या सर्वांना माहित आहे की कोरोनाचा काळ सुरू झाला, ही महामारी सुरू झालेली आहे आणि आपल्याला प्रत्यक्ष फिजिकली काही कार्यक्रम करता येत नाहीयेत आणि देशभर आपल्या कामगाराच्या विरुद्ध आणि कामगारावर मोठे प्रश्न आले आणि सगळं भारतभर त्याची चर्चा आहे, आपण पण ते जाणतो। भारतीय मजदूर संघ म्हणून सर्व कार्यकर्त्यांना या कामगाराच्या प्रश्नासंदर्भात अवगत करावं, त्यांना या विषयासंदर्भात काही मार्गदर्शन करावं अशा विषयाने विषय झाला आणि सर्व ठिकाणी वेबिनार करावे, प्रदेशात करावे, विभागात करावे, जिल्हा अनेक उद्योगात अशा स्वरूपाचा विषय करून या कोरोना काळामध्ये कामगार आलेल्या प्रश्नासंदर्भात जागरूकता करावी अशा स्वरूपाचा विषय झाला आणि आपण महाराष्ट्र हेलो 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 हाँ बोलिए ना। हाँ, आणि या संदर्भात आपण आता 2 प्रयोग या संदर्भात केले महाराष्ट्र। हेलो हेलो मोहन जी, मुझे आवाज नहीं आ रहा। किसको? पिंटू जी, दिनेश जी, मुझे आवाज नहीं आ रहा। उपाध्याय जी, आप आपका हेडफोन क्लियर कीजिए, निकाल के वापस लगाइए। हाँ आया अभी? आया क्या? आवाज आया? बोल रहा, आप चालू करिए। हाँ, या संदर्भात सर्व ठिकाणी वेबिनार आता आपण करतो आहोत। महाराष्ट्र प्रदेश मधून एक वेबिनार पुण्यामधून आयोजित आपण केलेला होता आणि पहिला प्रयोग आपण कोकण विभाग म्हणून आपण करतो आहोत आणि हा पहिला प्रयोग आहे। टेक्निकल सगळ्या गोष्टी आहेत, त्याच्याबरोबर आपल्याला सहभागी होऊन या गोष्टी करायच्या। गेल्या 3-4 दिवसांपासून प्रयत्न करून आपण हा वेबिनार आजच्या दिवसात सक्सेस करण्याच्या दृष्टीने पुढे नेतो आहोत। आपल्याला काही सूचना आहेत या संदर्भातल्या। एक विषय आहे की आपला हा वेबिनार 7 ते 8:30 असा 1.5 तासाचा हा वेबिनार असणार आहे। याच्यामध्ये पहिल्यांदा आपल्या भारतीय मजदूर संघाच्या प्रथेप्रमाणे श्रमिक गीत होईल, त्यानंतर प्रास्ताविक होईल, वक्त्यांचा परिचय, वक्त्यांचं भाषण होईल, मार्गदर्शन होईल, त्यानंतर काही कार्यकर्त्यांना प्रश्न असतील आणि आपल्या या चॅट ग्रुपवर लगेचच टाकायचे आहेत, त्याचं एकत्र कलेक्शन करून ब्रिजेशजींच्या भाषणाच्या नंतर आपण प्रश्न उत्तराचा तास आपण घेणार आहोत। त्यानंतर आभार प्रदर्शन आणि वंदे मातरम नंतर या कार्यक्रमाची सांगता होईल। त्यामुळे 1.5 तास चालेल। आपल्याला टेक्निकल जे काही चॅटवर आपल्याला काही प्रॉब्लेम असतील ते पाठवा, काही प्रश्न असतील ते पाठवा, आपण त्याचं एकत्रित करून ब्रिजेशजींना आपण ते प्रश्न विचारू, त्याच्यातून आपल्याला काही विषय शंका कुशंका बाहेर काढल्या जातील। आता मी आपल्या श्रमिक गीतासाठी आपले सहकार बँक उद्योगातील कार्यकर्ते किरणजी मिलगिरीला विनंती करतो आहोत की त्यांनी आपले श्रमिक गीत सादर करावं। किरणजी मिलगिरी। भारतीय मजदूर संघ अब सबको राह दिखाएगा, जाग उठा मजदूर देश का परिवर्तन अब आएगा, सबको राह दिखाएगा। किसान मजदूर कर्मचारी अब जनता अपने साथ है, भारत के कोने कोने में फैला अपना काज है। श्रम नीति का मार्ग हमारा सुख समृद्धि लाएगा,
जाग उठा मजदूर देश का, परिवर्तन अब आएगा, सबको राह दिखाएगा। त्याग तपस्या बलिदानों से गलत नीति को बदलेंगे, मानवता के आधारों पर नई नीति अपनाएंगे। ज्ञान एकता विशुद्ध जीवन, विश्व शांति अपनाएगा। जाग उठा मजदूर देश का, परिवर्तन अब आएगा, सबको राह दिखाएगा। संभल के रहना देशद्रोहियों, टक्कर हमसे होनी है। हार तुम्हारी जीत हमारी, यही बात अब होनी है। नील गगन में मजदूरों का भगवा ध्वज लहराएगा। जाग उठा मजदूर देश का, परिवर्तन अब आएगा, सबको राह दिखाएगा। यह झंडा है प्रेरक अपना, साक्षी है गत वैभव का। भविष्य अपना उज्जवल होगा, नारा है मजदूरों का। दुनिया को हम एक करेंगे, दिन सुनहरा आएगा। जाग उठा मजदूर देश का, परिवर्तन अब आएगा, सबको राह दिखाएगा। भारतीय मजदूर संघ अब सबको राह दिखाएगा। जाग उठा मजदूर देश का, परिवर्तन अब आएगा, सबको राह दिखाएगा, सबको राह दिखाएगा। भारत माता की जय। धन्यवाद किरणजी. आपल्या या वेबिनारचं प्रास्ताविक आपण अनिलजी डुमणे करणार आहे. त्यांचा थोडक्यात परिचय मी करून देतो. अनिल आनंदराव डुमणे आता त्यांचं पूर्ण नाव आहे. सध्या वास्तव कर्जत इथे असतं. 1991 पासून भारतीय मजदूर संघाचं पूर्णकालिक म्हणून ते काम करत आहेत. पुणे, मुंबई, रायगड, औरंगाबाद, नाशिक या ठिकाणी त्यांनी त्या जिल्ह्यामध्ये कर्तृत्ववान काम केलं. अनेक उद्योगामध्ये त्यांनी काम करून तिथल्या संघटना त्या जिल्ह्याला जोडल्या. अनेक संघटना उभ्या केल्या. त्याचबरोबर लीगल संदर्भात काही काम व्हावं भारतीय मजदूर संघ अशा स्वरूपाने आपलं भारतीय मजदूर संघ महाराष्ट्र प्रदेशाचं लीगल जो सेल आहे त्या सेलमध्ये ते प्रमुख भूमिकेमध्ये आहेत. आणि आपल्या महाराष्ट्रभर जे लीगल संदर्भात काही युनियनला अडचणी येतात त्या संदर्भात त्यांचं मार्गदर्शन आपल्या सर्वांना लाभत आलं आहे. आत्ता त्यांच्याकडे कोकण विभाग प्रमुख, मुंबईची सचिव अशी जबाबदारी आहे. मी त्याचबरोबर सहकारी बँकांचं एक सरकारचं मंडळ आहे, वेज बोर्ड अशा स्वरूपातलं, त्याच्यावर ते अध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहेत. मी अनिलजीला विनंती करतो की या वेबिनारचं प्रास्ताविक त्यांनी करावं. नमस्कार. आज के अपने इस कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता और हमारे सभी के मार्गदर्शक माननीय विजय उपाध्याय जी, इस कार्यक्रम के हमारे सूत्रसंचालक माननीय मोहन एनुरे जी, किरण मिलगिरी जी, और हमारे इस कार्यक्रम में जो उपस्थित रहना अपेक्षित थे लेकिन किसी कारणवश इसमें टेक्निकल कारण से नहीं आ पाए, ऐसे हमारे बापू धड़स जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कोकण विभाग के 6 जिले से उपस्थित कार्यकर्ता भाई और बहनों, मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ. आप जानते हैं कि पिछले 3 महीने से जब से कोरोना का ये प्रकाल शुरू हुआ है, भारतीय मजदूर संघ की ओर से अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. शुरू में हमने हमारे जो कोरोना वॉरियर्स थे उनको सपोर्ट करने के लिए कोई कार्यक्रम किए. हमारे जो सभी मजदूर थे, जो ऐसे जो अड़चन में आए हुए हमारे जो सभी नागरिक थे, बंधु थे, उनको मदद करने के भी अलग अलग कार्यक्रम हम लोगों ने किए. बाद में सरकार की अलग अलग एक्शंस के कारण में जो मजदूरों के ऊपर बहुत से अलग अलग आघात हुए, उसको लेकर भी हमने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया था.
भारतीय मजदूर संघ ने अलग अलग आंदोलन की एक मालिका जो है इस 2 महीने के अंदर शुरू की है। पहला कार्यक्रम हमने किया कि हमने निदर्शनों का कार्यक्रम किया था सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए। बाद में राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने का भी कार्यक्रम हमने किया। बाद में हमने स्टेट लेवल के सेमिनार भी किए। अभी हम खासदारों को मिलने का कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग कार्यक्रम जो है इस समय में हम लोग कर रहे हैं। उसी कार्यक्रम की कड़ी का एक भाग है कि आज हम लोग भारतीय मजदूर संघ कोकण विभाग की तरफ से इस वेबिनार का आयोजन हमने किया है। इस वेबिनार में जो 6 जिले कोकण विभाग है उसमें 6 जिला इस कार्यक्रम में आज हम लोग सम्मिलित कर रहे हैं। उसमें मुंबई है, ठाणे है, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और पालघर, ये 6 जिले उसमें आते हैं। और अब इस 6 जिलों से हमने आज कार्यकर्ता जो है इस वेबिनार में अपना सहयोग दे रहे हैं। कोरोना के कारण हो या अभी हमारे कोकण में जो एक बड़ा निसर्ग चक्रवात हुआ, उसके कारण अनेक जिलों में बहुत नुकसान हो गया। उसके कारण अनेक कार्यकर्ता अपनी इच्छा होते हुए भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाए। उन सभी को और जो सम्मिलित है उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और ये कार्यक्रम हमारा जो पिछले 15 दिन से हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमारे माननीय ब्रिजेश जी हमको समय देंगे, लेकिन अभी राष्ट्रीय स्तर पर कार्य है, अलग अलग मीटिंग में जाना पड़ता है। उनके कारण हमें समय देने में थोड़ा सा मिलने में थोड़ा देर हो गई, लेकिन उनका समय मिला। हम लोग बहुत खुश हुए और इस कार्यक्रम का हम आज आयोजन कर रहे हैं। और आप सभी लोगों का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। कोरोना के कारण जो अनेक समस्या मजदूर क्षेत्र के सामने उपस्थित हुई है, उससे बहुत ही बड़ी तरीके से मजदूर आंदोलन जो आघात मजदूर आंदोलन को हुआ है। आप सब जानते हैं कि कोरोना के कारण पहला आघात हुआ कि आज कोरोना के कारण सभी लॉकडाउन 90 दिन से हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है। महाराष्ट्र ये कोरोना का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। आज 1.5 लाख के करीब जो कोरोना के पॉजिटिव केसेस जो है महाराष्ट्र में आज फंक्शनिंग में है और ये दिन ब दिन की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके कारण 90 दिन से लॉकडाउन है। लॉकडाउन के कारण आज महाराष्ट्र के मजदूरों की बहुत हालत जो है खस्ता हालत हो रही है। आप जानते हैं कि मुंबई है आर्थिक राजधानी भारत की है और आज प्रतिदिन कम से कम 50 लाख लोग जो है लोकल से सफर करते हैं और वो सभी काम करने के लिए, अपनी नौकरी करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए यहाँ से जाते हैं। लेकिन आज पिछले 90 दिन से लोकल बंद होने के कारण इन सभी लोगों को अपने घर में ही रहना पड़ रहा है। आज लोकल शुरू भी हो गई है तो आज जो इसेंशियल सर्विसेज है उन्हीं लोग उस लोकल से सफर कर पा रहे हैं। बाकी सभी व्यवहार बंद होने के कारण सामान्य मजदूर जो है बहुत ही बुरी हालत में सामान्य मजदूर आज जी रहा है। अनेक लाखों लोगों का रोजगार चला गया है। ये अनेक लोगों को यहाँ पर रिट्रेंचमेंट किया गया है। लॉकडाउन के कारण जो वेजेस का जो मुद्दा रहा था, कई 10 to 25% से लोगों ने पूरे समय का वेतन लोगों को दिया होगा। 75% से ज्यादा लोगों ने ये लॉकडाउन के समय का पूरा वेतन लोगों को नहीं दिया है। 50% कई जगह पे मिला है, कहीं पे 40% मिला है, कहीं पे नो वर्क नो वेजेस का भी वहां पर हुआ है। और ऐसे अलग अलग टाइप के जो है आघात जो है मजदूरों के ऊपर हो रहे हैं। अभी तो हमारे जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले अनेक मजदूर हैं, उनकी हालत तो बहुत ही खराब हो गई है। आज हमारे डोमेस्टिक वर्कर्स है, घरेलू कामगार है, आज कई जगह पे लॉकडाउन खुला है तो वो काम पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको कहा गया है कि अगले 6 महीने तक आप काम पर नहीं आएंगे। आज डोमेस्टिक वर्कर्स को मार्च और अप्रैल का महीना का वेतन तो कई लोगों ने दिया, लेकिन मई जून का वेतन देने के लिए लोग तैयार नहीं है। और अगले 6 महीने तक अगर रोजगार नहीं है तो लोग क्या करें? ऐसी एक भयानक स्थिति जो है लोगों के सामने है। एक तरफ है कि हमारी महिला बहनें घर काम के लिए जाती, वो घर पर जा नहीं सकती है, और दूसरी ओर हमारे उनके जो पति है वो घर में ही है, क्योंकि लॉकडाउन है और लॉकडाउन के कारण लोकल चल नहीं रहे और वो काम पर नहीं जा सकते हैं। ऐसी स्थिति आज बनी हुई है। यह स्थिति कभी और कम ज्यादा और तौर पे सभी हमारे कोकण विभाग के सभी जिलों में बनी हुई है और उसके कारण आज मजदूरों की हालत बहुत खराब है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर को बहुत सी बड़ी संख्या में काम से निकाला गया है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर को अनेक जगह पे वेतन नहीं मिला है। इस तरह से बड़ी समस्या जो है महाराष्ट्र में कामगारों के सामने है। हमारे टैक्सी चालक है, रिक्शा चालक है, वो भी पिछले 3 महीने से घर पर है। आज किसी का ये तो पिछले 10-15 दिन से हमारी टैक्सी जो है चालू हो गई है मुंबई में, लेकिन उनको कहा गया है कि इसेंशियल सर्विसेज में जो लोग हैं
उन्हीं के लिए आप टैक्सी का प्रयोग कर सकते हैं। और उसके कारण टैक्सी भी चल रही है, लेकिन उनको वहाँ पर उनका धंधा नहीं हो रहा है। और कितनी टैक्सियां चल रही है, 10-20%, 25% से भी कम लोग यहाँ पर आज काम कर रहे हैं। इसके कारण 3 महीने से रोजगार नहीं है, और कब ये सामान्य स्थिति होगी इसका कोई अंदाजा आज हमारे सामने नहीं है। इस तरह की एक भयानक स्थिति जो है हमारे महाराष्ट्र में, कोकण में, मुंबई में, ठाणे में हमारे वर्कर्स के सामने आज है। दूसरी बात है कि कोकण ये लॉकडाउन के कारण, आज कोरोना के कारण महंगाई बहुत जबरदस्त बढ़ी है। आज जहाँ जहाँ काम चालू हुआ है वहाँ लोकल बंद है, तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से जाना पड़ता है। और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में आज इतने पैसे आज ट्रांसपोर्ट के लिए मांगे जाते हैं कि अपने बहुत से हमारे कर्मचारी है कि उनकी जो टोटल सैलरी है उसका 70-60% जो आपका पार्ट है वो केवल उनका ट्रांसपोर्टेशन में जाएगा। इतनी बड़ी मात्रा में लोग आज पैसा मांग रहे हैं, तो हमारा काम कैसे करेंगे और अपना परिवार कैसे चलाएंगे, इस तरह की एक बड़ी भयानक स्थिति जो है हमारे सभी वर्कर्स के सामने शुरू हुए। अनेक उद्योग जो है चालू नहीं हुए, जो चालू है वो ठीक से चालू नहीं हुए, इस तरह की एक परिस्थिति है। लॉकडाउन में वेजेस की बात करेंगे तो लॉकडाउन में वेजेस तो कई जगह मिले, कई जगह मिले नहीं। अनेक लोगों ने जो इस सुप्रीम कोर्ट की केस का आधार लिया है और कहा है कि देंगे नहीं देंगे, और कई जगह पे हमारे महाराष्ट्र में भी कम से कम 75% लोग ऐसे होंगे कि जहाँ पर यूनियन नहीं है, तो यूनियन नहीं होने के कारण वहाँ पर कोई किसी तरह की बार्गेनिंग नहीं है और किसी तरह की डिस्कशन नहीं है। यूनिलैटरल डिस्कशन लेके मैनेजमेंट अपनी मनमानी कर रही है। लॉकडाउन के कारण अनेक जो आघात हुए हैं उससे बड़ा आघात एक कोऑपरेटिव बैंकिंग के ऊपर भी हुआ है। आज रिजर्व बैंक ने अनेक निर्णय अलग अलग तरीके से लिए। उसके कारण रिजर्व बैंक ने कहा कि जिन लोगों का आज लोग अपना यहाँ पर अपना किस्त नहीं दे पा रहे, अपना हफ्ता जो बैंक का जो है महीने का वो नहीं दे पा रहे, उनको 6 महीने का मॉरेटोरियम दिया जाएगा। लेकिन जिस समय मॉरेटोरियम देने की बात रिजर्व बैंक करती है, उस समय जो कोऑपरेटिव बैंकिंग है उनको कहा जाता है कि जितनी देर ये एनपीए बढ़ने वाला है उसका प्रोविजन आपको करना चाहिए। उसके कारण जितनी भी बैंकें आज प्रॉफिट में थी वो सभी बड़ी बड़ी बैंकें आज लॉस में चली जाएगी। इस तरह की परिस्थिति यहाँ पर बनी है। और दूसरी बात है कि आज रिजर्व बैंक केवल एक तरफा ग्राहकों को यहाँ पर सुविधाएं दे रही है, बैंकों को किसी तरह की राहत नहीं देने के कारण हमारे कोऑपरेटिव बैंक बड़ी अड़चन में आ रही है। आज अनेक बैंकों ने यहाँ पर इसके कारण वेज रिडक्शन की बात चालू की है। अनेक जगह पे वेज रिडक्शन को मान्य भी करना पड़ा है। इस तरह की स्थिति जो है ये आज कोऑपरेटिव बैंकिंग में भी आज यहाँ पर शुरू है। लेबर लॉज की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में कोरोना के कारण लेबर लॉज में कुछ तरह के चेंज आए हैं। महाराष्ट्र में लेबर लॉज के कारण जो हमारे वर्किंग आवर्स थे इंडस्ट्रीज में वो 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने का एक निर्णय महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लिया, लेकिन 4 घंटे के लिए ओवर टाइम देने का प्रावधान उन्होंने किया। लेकिन ये प्रावधान आज काफी है ऐसी बात नहीं है। और महाराष्ट्र में लेबर लॉस का केवल इतना ही परिणाम हुआ है ऐसा नहीं। आज कोरोना के कारण अनेक राज्य ने लेबर लॉस सस्पेंशन का निर्णय लिया था, जैसे कि यूपी है, जहाँ मध्य प्रदेश है और गुजरात है, जिन्होंने कहा कि अगले 3 महीने तक हम पूरे लेबर लॉ जो उसको सस्पेंड करेंगे। लेबर लॉ को सस्पेंड करने का जो बड़ा निर्णय लिया वो तो सबको दिखाई दे रहा है, उसके परिणाम भी दिखाई देंगे। लेकिन महाराष्ट्र में जो स्थिति है वो लेबर लॉ सस्पेंशन से कोई अलग स्थिति महाराष्ट्र में नहीं है। आप देखेंगे तो पिछले 2 साल से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक निर्णय लिया था, उसमें कहा गया था कि कोई भी अगर महाराष्ट्र में अगर यूनियन की केसेस आती है, वर्कर्स की कोई भी कंप्लेंट आती है, तो जब तक हमारे लेबर कमिश्नर है महाराष्ट्र के, एक ही लेबर कमिश्नर जो हेड है, वो जब तक उसको परमिशन नहीं देती है उसके ऊपर कोई अपन एक्शन नहीं लेंगे। महाराष्ट्र में पिछले 2-3 साल से सभी प्रकार के इंस्पेक्शन बंद है। सभी प्रकार के जिसको कहेंगे कि गवर्नमेंट मशीनरी के सभी फंक्शंस को उन्होंने स्टॉप करके रखा है। अगर आप किसी को काम से निकालते हैं, किसी की कोई भी कंप्लेंट आप अनफेयर लेबर प्रैक्टिस को कोई भी कदर मैनेजमेंट की करते हैं, तो उस कंप्लेंट के ऊपर जब तक कमिश्नर आपको अप्रूव नहीं करता है आप उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं कर सकते, कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। इस तरह की स्थिति बनी हुई है। आज महाराष्ट्र में 36 जिले हैं, उसमें से 32 जिलों में असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का ऑफिस है। और महाराष्ट्र एक देश का सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे बड़े राज्य में असिस्टेंट कमिश्नर जब तक महाराष्ट्र में मुंबई में बैठा हुआ कमिश्नर उसको परमिशन नहीं देता है तब तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकता। तो अल्टीमेटली महाराष्ट्र में कानून तो सभी आज लागू है, लेकिन एक भी कानून उसको आज फंक्शन में नहीं ला सकते। इस तरह की परिस्थिति आज यह महाराष्ट्र में भी बनी हुई है।
इसके कारण आज महाराष्ट्र में लोगों के सामने, मुंबई में, हमारे कोकण में, प्रांत में लोगों के सामने एक भयानक स्थिति है कि हम लोग करें तो क्या करें। और ऐसी स्थिति में आज कोरोना के कारण आंदोलन भी नहीं कर सकते, रास्ते पर भी नहीं आ सकते। ऐसे में हम लोगों सभी वर्कर्स के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हुई है और लोगों को आशा है कि इसमें कौन कुछ कर सकता है, कौन कुछ कर सकता है, इस तरह की आज बात चल रही है। बाकी इन्होंने जो है उनका सभी का लोगों ने अनुभव लिया है और कोरोना के समय में इतना बड़े सब जगह का एक भयानक परिस्थिति होते हुए भी भारतीय मजदूर संघ ने अलग अलग आंदोलन किए। हमारे गवर्नमेंट के जो निर्णय, उनका अच्छे निर्णय का स्वागत किया और जो निर्णय हमारे मजदूर के खिलाफ थे उसके ऊपर आवाज भी उठाई है। उसके कारण भारत के महाराष्ट्र के मजदूरों में भी एक भारतीय मजदूर संघ के प्रति एक आशा है। और ऐसे स्थिति में हमारे जो कार्यकर्ता है, हमारे जो सभी वर्कफोर्स है, उनको इस स्थिति में हम लोग कैसे काम करें, इस स्थिति को हम कैसे संभालें और हमारे वर्कर्स की समस्याओं का समाधान हम कैसे करें, इस तरह का मार्गदर्शन की आवश्यकता है। और इसलिए आज हमने इस जो हमारा वेबिनार है, इस वेबिनार का हमने आयोजन किया था और इस वेबिनार में हमारे सभी कार्यकर्ताओं को योग्य मार्गदर्शन कौन कर सकता है, तो हमारे भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री ही इसके बारे में योग्य दिशा हम लोगों को देंगे। इसीलिए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था और हमारे बीच में माननीय विजय जी उपाध्याय उपस्थित है। तो इस ये ट्रेड यूनियन के लिए सबसे बड़ी चुनौती वाला समय है। हमने पिछले 100-150 साल में जितने भी कानून ट्रेड यूनियन ने आंदोलन करके और एक बड़ी प्रदीर्घ इस तरह का संघर्ष करते हुए हमने जो पाए हैं, उन कानूनों को आज स्टेज पर लगाने की बात गवर्नमेंट कर रही है और उसको हम इसे आंखें मूंद कर हम नहीं देख सकते हैं। उसके लिए हमें बड़ा आंदोलन, बड़ी संघर्ष करने की तैयारी करने की हमें आवश्यकता है और उसके लिए मार्गदर्शन, इसका नेतृत्व हमारे महामंत्री करेंगे और उसी से हम लोग इसका बारे में जानकारी लेंगे और हमारे देश में भी बड़ी समस्या है, उनकी भी जानकारी हमारे महामंत्री हमको देंगे। और लोगों के सामने ये भी विषय है कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज डिक्लेयर किया, उस 20 लाख करोड़ में एक 45,000 लोगों का प्रोविडेंट फंड का 3 महीने का अगर किस्त है, उसको छोड़कर हमको क्या मिला है और हम क्या और अगर कुछ नहीं मिला है तो किसे मिला है, इस तरह का एक बड़ा प्रश्न जो है हमारे सभी वर्कर्स के, हमारे कार्यकर्ताओं के सामने है। तो गवर्नमेंट ने भी इस समय कुछ न कुछ करना चाहिए। आज ये 12 बलूतेदार हमारे हैं कि अलग अलग काम करने वाले सेल्फ एम्प्लॉयड सब सेक्टर है। 3 महीने से आज कुछ नहीं है, ऐसे समय और कितने महीने लगेंगे इसकी कोई संभावना हमको नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में भारतीय मजदूर संघ, हमारे गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर सकती है कि नहीं और भारतीय मजदूर संघ इसके बारे में क्या कर रहा है, ये जानने के लिए बहुत उत्सुक है। तो इसी के साथ ये जो सभी समस्या है, हमारे भारतीय मजदूर संघ मुंबई ने जो भी हमारे मजदूर संघ के सेंट्रल के कार्यक्रम दिए गए हैं, हमारे कोकण विभाग के सभी जिलों ने उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। जैसे कहेंगे कि वर्कर्स की हेल्प डेस्क की बात है तो हमारे सभी जिले में हमने शुरू किए हैं। खासदारों का निवेदन देने की बात है, वो भी हम सभी अच्छी तरीके से हमारे सभी जिले में हो रहा है। आंदोलन भी जो दिए गए वो भी अच्छी तरीके से कर रहे हैं और आगे जाके भी गवर्नमेंट, हमारे केंद्र के जो हमारा निर्णय होगा उसका बहुत अच्छी तरह से पालन होगा। इतना मैं हमारे महामंत्री जी को आश्वस्त करता हूँ और हमारे महामंत्री जी ने भारतीय मजदूर संघ हमारे कोकण विभाग के मुंबई के यहाँ जो हमने विनती की थी उसे उन्होंने स्वीकार किया और हमारे मार्गदर्शन के लिए उन्होंने समय निकाला। उसके लिए मैं उनका फिर से हृदय से धन्यवाद देते हुए इस प्रास्ताविक को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अनिलजी. अनिलजींनी आपल्या महाराष्ट्रभरातलं कामगार मजदूरांची जे काय स्थिती आहे याच्या संदर्भातलं योग्य विश्लेषण आपल्या सर्वांच्या समोर ठेवलंय. अनिलजी ब्रिजेशजींच्या समोर पण ठेवलंय. आपल्याला कशा स्वरूपाचं मार्गदर्शन अपेक्षित आहे ब्रिजेशजीकडनं ते सगळे विषय आता अनिलजीच्या प्रास्ताविकातून आपल्या समोर सगळ्यांच्या समोर आले आहेत. आपल्या सर्वांचं भाग्य आहे की आपल्या भारतीय मजदूर संघाचे सर्व महामंत्री या कार्यक्रमाला आपल्याला लाभलेले आहेत आणि सध्या या कोरोनाच्या काळामध्ये कामगारांचे प्रश्न अगदी योद्ध्यासारखे राष्ट्रीय पातळीवर ते हाताळत आहेत आणि तेच आपल्या वेबिनारमध्ये आहेत. त्याच्यामुळे आपल्याला योग्य मार्गदर्शन याच्यातलं मिळेल असं आपल्याला वाटतंय. मी ब्रिजेशजींचा थोडक्यात परिचय करून देतो. खूप मोठ्या स्वरूपाचा परिचय आहे, आपल्या सर्वांना ते परिचित असले तरी थोडक्यात त्यांचा परिचय करून देतो.
ब्रिजेशजी उपाध्याय आत्ता त्यांचं वास्तव्य दिल्ली या ठिकाणी आहे. ते मूळचे उत्तर प्रदेशातील आहेत. MTNL या उद्योगातून नुकतेच ते VRS घेऊन बाहेर पडलेले आहेत आणि भारतीय मजदूर संघाचं अधिक जबाबदारी घेऊन काम करत आहेत. आपल्याला माहिती आहे की आपलं PF जी उद्योग आहे त्या उद्योगामध्ये त्या कमिटीवर कामगारांचं प्रतिनिधित्व म्हणून त्यांच्याकडे जबाबदारी आहे. जागतिक पातळीवर ILO आपण ऐकून आहोत की कामगाराच्या प्रश्नासंदर्भात जगभरातून सर्व मंडळी या ठिकाणी येतात आणि कामगाराच्या भल्याचा विचार त्या ठिकाणी होतो. ब्रिजेशजी अनेक वर्ष आपल्या भारतीय मजदूर संघ व आपल्या देशाचं प्रतिनिधित्व डेलिगेशन म्हणून त्या ठिकाणी जातात. त्यांच्या नेतृत्वाखाली ILO आपली भारतीय मजदूर संघ व भारताची टीम त्या ILO मध्ये सहभागी होत असते. जगभरातील कामगाराच्या प्रश्नासंदर्भात त्यांची चर्चा होते. अनेक स्वरूपात त्यांनी विषय मांडलेले आहेत. त्यांचा गाढा अभ्यास या कामगार क्षेत्रातला आहे. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की 2-3 वर्षापासून सरकारकडनं लेबर कायद्यामध्ये काही बदल व्हावेत अशा स्वरूपाचा विषय चालू आहे. लेबर रिफॉर्म्स अशा स्वरूपाने राष्ट्रीय पातळीवर ब्रिजेशजी या ठिकाणी ते लक्ष घालत आहेत आणि काय असायला पाहिजे काय नसायला पाहिजे या संदर्भातलं चांगलं ज्ञान आणि सरकारबरोबरची चर्चा आज ते करत आहेत. त्यामुळं जे काही कायद्यात बदल होतील ते चांगल्या स्वरूपाचे व्हावेत, कामगाराच्या भल्यात व्हावेत असा विषय करणारे ब्रिजेशजी आहेत. आपल्या सर्वांना माहीत आहे की या कोरोनाच्या महामारीच्या काळामध्ये कामगारावर मोठ्या स्वरूपात सगळे प्रश्न आलेत आणि त्यांच्यावर अत्याचार होतो आहे. या सर्वातलं देश पातळीवर केंद्र सरकार असेल, राज्य सरकार असेल, कामगारांची बाजू आज ते मांडतायत. लढवया या स्वरूपात सगळे विषय घेऊन केंद्र सरकारच्या समोर जात आहेत, राज्य सरकारच्या समोर जात आहेत आणि कामगाराच्या असणाऱ्या अडीअडचणी ते मांडत आहेत आणि याच्यातून ते विषय सुटावेत आणि ह्या सगळ्याचं त्यांचं चिंतन या विषयात आहे. सध्या त्यांच्याकडे भारतीय मजदूर संघ केंद्राची महामंत्री अशी जबाबदारी आहे आणि गेली 3-4 वर्ष ते सांभाळत आहेत. मी ब्रिजेश जी को विनती करता हूँ कि हम सबके सम्मुख आपका मार्गदर्शन रखे, हमको मार्गदर्शन करें. ब्रिजेश जी. धन्यवाद. सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार. श्रीमान अनिल दुमने जी, मोहन जी, कोकड़ क्षेत्र के अपने सभी कार्यकर्ता बंधु भगिन, मेरे लिए अत्यंत आनंद का विषय है कि आज कुछ प्रमुख प्रश्न और इस सदी के सबसे महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न जिससे सारी दुनिया जूझ रही है, ऐसे प्रश्नों पर अपने सभी कार्यकर्ता सक्रियता से काम कर रहे हैं और उनके संदर्भ में आगे के अपने मार्ग कैसे प्रशस्त हो सकते हैं इस पर चर्चा के लिए हम सभी एकत्र आए हैं. तो निश्चित तौर पर मैं ऐसे अपने सब कार्यकर्ताओं को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं. बंधुओं, आज की परिस्थिति का आकलन करने के लिए और इसका वे फॉरवर्ड पाना है तो हमें इस परिस्थिति का एक समग्रता से मूल्यांकन करने की आवश्यकता है. समग्र मूल्यांकन जब मैं कह रहा हूं तो अभी जिन कुछ विषयों का जिक्र श्रीमान मोहन जी, अनिल जी कर रहे थे, वो इस परिस्थिति के कारण जो लक्षण पैदा हो गए, जो सिम्टम्स अभी दिख रहे हैं, सरफेस पर जो इल इफेक्ट दिख रहे हैं, उसको लेकर के हम सभी चर्चा कर रहे हैं, चिंतित हैं. लेकिन ये इल इफेक्ट क्यों हुए हैं, इनके पीछे क्या बैकग्राउंड है, इनका ठीक से अध्ययन विश्लेषण नहीं होगा तो इस समस्या का समाधान पाना, कैजुअली हम टेम्परेरी कुछ इसका समाधान ढूंढ सकते हैं, किंतु अस्थायी समाधान इसका आए, इसके लिए एक समग्र इसका चिंतन आवश्यक है. और जब हम समग्र चिंतन के नाते बात कर रहे हैं तो हमको सबको समझना पड़ेगा कि हमारा जो फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी है, वैसे हम कहते हैं हम सब मजदूर संगठन है, तो मजदूर यानी इसका जब विचार होता है तो अभी के परिप्रेक्ष्य में जिन मजदूरों को लेकर के संकल्पना बनी है या जो ट्रेड यूनियन एक्ट जिस फ्रेम में हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, तो ट्रेड यूनियन मूवमेंट और समग्र मजदूर आंदोलन, इसमें बहुत बड़ा अंतर है. समग्र मजदूर आंदोलन का ट्रेड यूनियन मूवमेंट अगर मैं देखूं तो शायद 3% हार्डली है. तो 3% जिस वर्कर्स
वर्क फोर्स जिसके अंतर्गत ट्रेड यूनियन का डिजाइन है, संकल्पना है, अभी तक उसके क्रियाकलाप प्रैक्टिस से चलते रहे हैं, तो 3% लोगों का विचार करके अभी का सारा कार्य स्वरूप डिजाइन हुआ है, अभी सारा चिंतन हुआ है, अभी सारा सब कुछ चला है। 97% वर्क फोर्स अभी भी ट्रेड यूनियन के चिंतन के दायरे में ही नहीं थी। एक तो जो पहला और मौलिक प्रश्न हम सभी को विचार करना है कि आज जिन भी बातों का जिक्र किया है, जिसे हम हमारी भाषा में बोलते हैं असंगठित क्षेत्र, वो कोई डोमेस्टिक वर्कर होंगे, कोई स्ट्रीट वेंडर होंगे, कोई रोजमर्रा का अपना काम करने वाले जिसको हम सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर बोलते हैं, ऐसे ये तो सब सेक्टर है जिनके सामने या आज ये कोरोना के कारण जो सबसे गहन परिस्थिति पैदा हुई है, इस वर्ग को मजदूर आंदोलन के चिंतन के दायरे में कोई स्थान ही नहीं था। एक बात जो स्पष्टता से समझना चाहिए कि सो कॉल्ड ट्रेड यूनियन मूवमेंट, इट इज कन्फाइंड टू ओनली 3% ऑफ द वर्क फोर्स ऑफ दिस कंट्री। तो 3% लोगों का विचार करने वाले पंडित लोग, 3% लोगों को लेकर काम करने वाले ऐसे सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन और मूवमेंट, ये 97% लोगों के जो प्रश्न पैदा हो गए उसका समाधान ला ही नहीं सकते। इसलिए अगर आज कोई प्रश्नों की बात कर रहा है कि सारी समस्याएं पैदा हुई हैं, तो समस्याएं स्वाभाविक थी जिसकी कभी देख रेख नहीं हुई। देखिए, जो बागवानी लगाते, पेड़ पौधे लगाते, माली जिसकी काट छांट करता रहता, वो अच्छे होते हैं, लेकिन जो जंगल में वो टेढ़े मेढ़े झाल झंकाड़ ऐसे कैसे खड़े हो जाते हैं? तो लोग कहे जंगल तो जंगल है, जंगल तो बड़ा बेतरतीब है। तो जंगल अनप्लान्ड है, जंगल की कोई देख रेख नहीं हुई, जंगल को जैसे दिशा मिली, जैसे दशा थी, उस ढंग से डेवलप हो गया। तो अभी का लेबर मूवमेंट जो भारत का है आज जिसको लोग बात कर रहे हैं, इस पूरे लेबर मूवमेंट में केवल 3% को प्लान्ड वे में नर्स करने की कोशिश करी लेबर मूवमेंट ने, और 97% इस चिंतन के दायरे से बाहर था। इसलिए आज जो दृश्य दिखता है ये सचमुच ऐसे ही है। तो जब मैं 97% अभी तक अनप्लान्ड, अननर्स्ड, अनअटेंडेड ऐसा वर्ग था, तो उसके सामने आने वाले प्रश्न, इसके लिए किसी और के बजाय ये मजदूर आंदोलन भी आगे आकर के कुछ अपनी जिम्मेदारी समझे, एहसास करे। जिसको आपने अटेंड नहीं किया, जिसका चिंतन नहीं हुआ, जिसका विचार नहीं हुआ, उसके सामने अगर आज ये प्रश्न है, तो इन प्रश्नों के कुछ हद तक जिम्मेदार मजदूर आंदोलन का डिजाइन जो रहा है वो इसके अंतर्गत आता है। एक बात उनको समझनी चाहिए। और एक जो दूसरी सबसे बड़ी बात विचार करने की है, मजदूर आंदोलन ने क्या है? तो मजदूर आंदोलन हम जब बात करते हैं तो मजदूर आंदोलन का अभी जो स्वरूप बना है, जो पहचान बनी है, जो धारणा बनी है, वो समाज में एक आइसोलेटेड सेक्टर है, सेक्शन है, मूवमेंट है। यानी समग्र समाज इस मजदूर आंदोलन से पृथक है। तो मजदूर आंदोलन एक आइसोलेशन में काम कर रहा है। तो आइसोलेशन में जब भी कोई काम करता है, आइसोलेशन का मतलब है बाकी लोगों से सरोकार नहीं, बाकी लोगों का सहकार नहीं, बाकी लोगों से भी सहकार नहीं। तो ऐसे आइसोलेटेड मूवमेंट का क्या हस्र हो सकता है? जिसका कोई मतलब नहीं रखता, जो किसी से मतलब नहीं रखता, ऐसे लोगों का यशस्वी होना भगवान ही जाने कैसे हो सकता है। तो समग्र समाज का चिंतन नहीं है, इंक्लूसिव मूवमेंट नहीं है। और इसलिए भारतीय मजदूर संघ की स्थापना के समय से ही दत्तोपंथी जो एक विषय रखा करते थे कि अभी का मजदूर मूवमेंट एक आइसोलेशन मूवमेंट है, आइसोलेटेड मूवमेंट है, इंक्लूसिव मूवमेंट खड़ी करने की आवश्यकता है। इंक्लूसिव मूवमेंट है ना, संपूर्ण समाज का सहकार, संपूर्ण समाज के सरोकार भी समाज का मजदूर मूवमेंट ले और समाज का सहकार भी मजदूर मूवमेंट ले। तो अभी तक के अपने पूरे डिजाइन में, मजदूर आंदोलन के पूरे डिजाइन में समाज का सरोकार नहीं है। अभी जो वर्कर से इमीडिएट रिलेटेड कंसर्न है, और वो भी मैंने कहा कि केवल 3% लोगों के इमीडिएट कंसर्न को एड्रेस करने वाला मूवमेंट, आज इतने बड़े प्रश्न जब पैदा हो गए तो उसको लेकर के चिंतित है, सचमुच चिंतित है या चिंता की अभिव्यक्ति कर रहा है, दोनों में भी समझना पड़ेगा क्या है। तो जो दूसरा बड़ा विषय जिसकी ओर मैं इंगित कर रहा हूं कि समग्रता से जब विचार नहीं हुआ
तो संपूर्ण समाज का जहां विचार होना चाहिए था, इंक्लूसिव जो एक थॉट आनी चाहिए थी, उसका भी विचार नहीं हुआ। तो जो दो बड़े फंडामेंटल्स हैं जिनका कि जो कुल मजदूर जगत है उसमें भी केवल 3% को यूनाइट करना, केवल 3% लोगों के लिए बना, आजादी के आज 70-75 साल भी दिनेश जी, दिनेश जी, हॅलो दिनेश जी, आवाज गया. ऍडमिन ऍडमिन ऍडमिन, हा, त्यांचं नेटवर्क डिस्टर्ब झालंय. ऍडमिन नेटवर्क डिस्टर्ब झालंय त्यांचं. हो का? तुम्ही स्क्रीनवर या. हा, हॅलो. ब्रिजेशजींच्या नेटवर्क मध्ये काय तर थोडासा प्रॉब्लेम आला. थोडं आपण 5 मिनिटं वाट बघूया. हा, दिनेश जी, येतंय का नेटवर्क त्यांचं? अजून हॅलो. हे वेगळ्या प्रकारचं वेबिनार आपल्याला आहे. आम्ही तुम्हाला दिसत असलो तरी तुम्ही सर्व समोर दिसत नाही, हे त्याच्यातलं एक चिंतेचा बाब आहे. आपण जेव्हा झूम वर घेतो तो बरेच जणांचा चेहरा आपल्याला दिसतो, कोण कोण आलंय असं दिसतं. पण या वेबिनार मध्ये जे काही सहभागी झाले त्याच हे दिसतं, आपण समोर समोर आहात असं गृहीत धरूनच आम्हाला बोलावं लागतं असं दिसतंय. मोहनराव, हो, ब्रिजेशजी जॉईन होतील तोपर्यंत आपल्याला. हा मी बोलू का? हा, बोला ना, चालेल ना. हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हेलो हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए. तो मैं कह रहा था कि जिस लेबर मूवमेंट ने इस प्रकार का सारा विचार किया, केवल कानून भी आज केवल 3% लोगों के लिए उपलब्ध है, तो इसलिए ये जो चित्र भी बना है ये बड़ा स्वाभाविक सा है। इसलिए भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता के नाते आज जब हम इसका विचार कर रहे हैं और जो पहले दिन से अपने सबको एक दर्शन उपलब्ध कराया गया कि हम मजदूर मूवमेंट को, यानी भारतीय मजदूर संघ की स्थापना, आज जो विभिन्न मजदूर संगठन चल रहे उनकी प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में हम भी कुछ काम शुरू करें, इसको दृष्टि में रख करके नहीं प्रारंभ हुआ। तो भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई इसलिए कि मजदूर आंदोलन की जो त्रुटियां हैं, जो दोष हैं, इसका जो डायमेंशन है, इसका जो डायरेक्शन है, मजदूर आंदोलन की दिशा और दशा, इनको ठीक करना, इस नाते से इसके लिए भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई है। तो इसको ठीक करना है तो यानी ठीक है कि हम स्थापना के समय से कुछ समय तक उसी सारे परिवेश, उसी ताने बाने, उसी व्यवहार को हम भी करते रहे, और बहुत बार हमको कहा भी गया कि आप अलग से क्या कर रहे हैं। तो हमने कहा भी उस समय कि हम इस आंदोलन में हम भी है, यह स्थान बनाने के लिए, पहचान बनाने के लिए हम इसमें अभी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। यानी किसी प्रवाह को मोड़ना है तो प्रवाह के साथ में चल करके ही उसको एक परिवर्तन या डायमेंशन दिया जा सकता है। तो उस नाते से बीएमएस ने जो उस समय की प्रचलित व्यवस्था थी उसको अपना करके आगे बढ़े, और इस व्यवस्था को बदलने के लिए हम अब उस दिशा में बढ़ रहे हैं। तो जो एक पहला हम सभी के लिए अभिप्रेत है, अपेक्षित है कि हम अपने इस स्वरूप को समझने का प्रयास करें और मजदूर आंदोलन को एक इंक्लूसिव मूवमेंट के नाते से एक समग्र आंदोलन बने। इसलिए भारतीय मजदूर संघ का आह्वान है कि मजदूर आंदोलन को फैक्ट्री की हॅलो, ब्रिजेशजींच्या नेटवर्कात प्रॉब्लेम दिसतो आहे. मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, आवाज आ रही है, आप बोलो ना. मोहन जी, आवाज नहीं आ रही? नहीं, आ रही है, आ रही नहीं, है. आपकी आवाज आ रही थी मुझे, इसलिए मैंने। हाँ, आपका तो इसलिए मजदूर आंदोलन का समाज के साथ संवाद बने, तो इसलिए मैंने कहा फैक्ट्री की चार दीवारी से बाहर निकलना, तो सर्वसाधारण समाज के साथ रिश्ता स्थापित हो। वो कैसा है भला? तो देखिए अभी की जो इकोनॉमी डिजाइन है ये मार्केट ड्राइवन इकोनॉमी है। मार्केट ड्राइवन इकोनॉमी यानी क्या है? तो मार्केट चलती है खरीदार से। तो खरीदार कौन है? तो खरीदार
आज हम भारत के समाज का चित्रण करें तो 80% यहाँ की आबादी वेतन पर आधारित, मजदूरी पर आधारित या श्रम के कारण अर्जित जो उसका संसाधन है उसके आधार पर है। यानी जो हम हमारी भाषा में कहें तो स्वयं की श्रम साधना करके आजीविका चलाने वाले ऐसे 80-85% इस देश के समाज के लोग हैं। यानी भारत में कोई व्यवस्था सक्सेस करनी है, यहाँ की अर्थव्यवस्था चलानी है, तो 80% लोग कौन है उनका विचार किए बिना वो आप व्यवस्था चला नहीं सकते। तो 80% श्रम साधक लोग हैं जिनके परिश्रम, जो स्वयं के परिश्रम से अर्थोपार्जन करते हैं। तो बाजार में कंज्यूमर के नाते यही लोग हैं। तो अगर बाजार में कंज्यूमर नहीं जाए, ग्राहक नहीं जाए, खरीदारी नहीं हो, तो आज के टेक्निकल टर्म में कहते हैं मार्केट में रिसेशन आ गया, तो मार्केट में मंदी आ गई। तो मार्केट में मंदी इसलिए आ जाती कि मार्केट में खरीदार नहीं जाते। खरीदार कौन है? तो श्रम साधक यानी मजदूर है। तो बाजार का मजदूर के साथ रिश्ता कैसा है? एक दूसरे पर आधारित, यानी पूरा का पूरा बाजार वर्कर पर, श्रम साधक पर, वेज अर्नर पर डिपेंड है। लेकिन बाजार को यह मालूम नहीं, और वर्कर ने भी, श्रम साधकों ने भी कभी बाजार का और हमारा ये संबंध है बताने का, एहसास कराने का कभी प्रयास ही नहीं किया। और इसके लिए, इसके कारण क्या होता है, समाज में जब कोई आंदोलन चलता है तो बाजार उसको देखता रहता है। मजदूर आंदोलन कर रहा है, फैक्ट्री के गेट पर भूख हड़ताल कर रहा है, धरना चल रहा है, लेकिन बाजार में या समाज के दूसरे अंग प्रत्यंग में कोई हरकत नहीं होती। इसका मतलब है कि हम बाजार को, बाकी लोगों को इसका एहसास नहीं। इसलिए बीएमएस ने कहा कि एक पहला प्रयास करना होगा, हमने समाज के दूसरे वर्ग यानी बाजार को अपने इस रिश्ते का एहसास दिलाना कि मेरी वर्कमैनशिप नहीं रही, मुझे वेतन नहीं मिला, मैं खरीदने की हैसियत में नहीं रहा, तो आपकी भी आजीविका का संकट आता है। इस मजदूर के कारण मेरी आजीविका संकट में आती है। ये संदेश मिलने के बाद बाजार, समाज खड़ा होगा। इसलिए पहला काम जो हमने आपने करना है, जो कोई ट्रेडर्स एसोसिएशन बाजार में काम करती है, प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, ऐसे जितने भी लोग बाजार में इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, वो सब ग्राहकों पर, परचेजर पर आधारित हैं। और ये परचेजर अगर इस रिश्ते का उनके साथ एहसास करा पाया तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में अगले आंदोलन के लिए, मजदूर आंदोलन में समाज, बाजार, ये पूरा का पूरा जो इकोनॉमी का चेन है वो मिल करके इस व्यवस्था के साथ खड़ा होगा। हम इस बात को इसलिए खड़ा करना चाहते हैं, कभी जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, हमारे कानूनों में बदल होती है। आज मैंने कहा ना कि कानून है ही 3% लोगों के लिए और वो भी इन्फोर्स नहीं होते। 99% प्रॉब्लम आज लेबर लॉज के इन्फोर्स ना हो पाने के कारण है। तो कानून है लेकिन इन्फोर्स नहीं होता। इन्फोर्स करने वाले जो लोग हैं वो मजदूरों के लिए या इनके लिए जो कानून बने हैं इसकी तरफ खड़े होने के बजाय वो जो दूसरा पक्ष है, जो बिजनेस है, जो कैपिटल है, उसके तरफ खड़े हुए नजर आते हैं। अभी रिसेंटली आप अगर देखें, लॉकडाउन के समय 29 मार्च को एक ऑर्डर हुआ कि लॉकडाउन पीरियड का पूरा पैसा देना पड़ेगा। अभी उसका जिक्र कर रहे थे, आपके कुछ लोग कोर्ट में गए और कोर्ट में सरकार ने इनिशिएटिव लिया कि हमने जो ऑर्डर दिया था उसके बारे में हम, ये जो वर्कर और इंडस्ट्री मिलकर के तय कर रहे। अरे जब हम दोनों ने तय करना था तो तुम कौन ऑर्डर देने वाले? नैतिकता का प्रश्न ऐसा है, व्यवस्था का प्रश्न ऐसा है कि आदेश जारी करने वाली संस्था यानी सरकार, उसका ये नैतिक दायित्व है कि वो सुनिश्चित करे कि मैंने जो आदेश जारी किया है उसका वर्ड और स्पिरिट दोनों में अनुपालन सुनिश्चित हो और उसके लिए पूरी मशीनरी, पूरी फोर्स जो लगनी चाहिए वो लगे। लेकिन दुर्दैव से ऐसा नहीं हुआ। तो सरकार को कंपेल किया जाए। सरकार जिस व्यवस्था से बनती है उस व्यवस्था में जनबल यानी जन का ये जो तंत्र है, तो जो इस तंत्र में जन है, जनबल कहां खड़ा है? इसीलिए जब बीएमएस इंक्लूसिव मूवमेंट की बात करता है, इसका मतलब हम जनबल को खड़ा करना चाहते हैं ताकि जो तंत्र खड़ा हुआ है वो तंत्र जन की जो बात है उसको वास्तविकता में समझ सके, व्यवहार में ला सके, तंत्र जन के साथ खड़ा रहे। अभी तंत्र जो है वो धन के साथ खड़ा है। तो इस व्यवस्था में बदल लानी है, कानून बने, कानून इंप्लीमेंट हो, इसके साथ
सरकार खड़ी रहे और सरकार यहाँ के जन के साथ है, इसका एहसास कराना है। तो जन सामर्थ्य हमारे साथ है, इसका एहसास आपको सरकार के साथ करना होगा। इसलिए हम केवल अपेक्षा करते रहने से बात नहीं बनेगी। और इसलिए जो दत्तोपंत जी कहा करते थे, हम मांग पत्र किसको देना, मांग पत्र ने मांगना कौन, ऐसी सरकार जिसको हमने स्वयं ने पैदा किया, गढ़ा है, उसी से हम मांगे क्या। तो कहते थे कि सरकार को जो हमने चार्टर ऑफ डिमांड नहीं, चार्टर ऑफ कमांड बताना है, निर्दिष्ट पत्र देना है, आदेश पत्र देंगे, क्या करे सरकार। और आदेश देने वाला यानी अथॉरिटी रखता है। अथॉरिटी किसकी, मजबूत जन संगठन बने, उसके लिए मैंने जो कुछ बेसिक फंडामेंटल्स बताए, उनको साथ में लेकर, उनको अख्तियार करके समाज को इंक्लूसिव मूवमेंट के नाते जोड़ करके हम इस दिशा में आगे बढ़े। समाज हमारे साथ खड़ा होगा तो हम सरकार से जैसा चाहते हैं वैसा परिवर्तन, वैसा नियम, वैसा विधान अपने पक्ष में खड़ा करा पाएंगे। तो इस दृष्टि से क्या क्या परिवर्तन विद इन लेबर मूवमेंट करना है, क्या क्या तैयारी हमने करनी। जैसे मैंने कहा कि इस प्रारंभ में एकांगी विचार हुआ, समग्र विचार नहीं हुआ, तो अभी एक समय आया है कि हम टोटलिटी में एक इंक्लूसिव थॉट प्रोसेस के साथ एक इंक्लूसिव मूवमेंट के लिए तैयारी करें। और उसमें जो जो चेंजेस लाने हैं, चेंज यानी क्या लाने हैं, अब तक की जो ट्रेड यूनियन प्रैक्टिसेस थी, जो कुछ कानून, जो ट्रेड यूनियन एक्ट, उसमें जो व्यवस्थाएं थी, और जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं इंक्लूसिव मूवमेंट, शायद इन कानूनों में उसका जिक्र नहीं है। तो इसलिए हमको नए नॉर्म्स के हिसाब से, न्यू प्रैक्टिसेस जो रिक्वायर्ड है समाज के, इस सारे तो नई प्रैक्टिस हमको भी अभी तक अभ्यास नहीं है कि अभी तक तो हम मजदूरों के प्रश्न, वेतन, भत्ता, प्रमोशन, इन्हीं बातों का जिक्र करते रहे। जब हम समाज को साथ में लेकर के आएंगे तो हमको समाज का सरोकार भी उठाना पड़ेगा। तो हमने समाज के बीच भी खड़ा होना कि सारी व्यवस्था के कारण आप पर कैसे असर पड़ रहा है, हम प्रभावित हो रहे हैं तो आप कैसे। तो उसके नाते हम, हमारे जो मांग पत्र बनेंगे, जो कमांड पत्र बनेंगे, उन सब में समाज का सरोकार जोड़ने के लिए भी हमको एक अलग से दृष्टि, अलग से विजन, अलग से थॉट, उसको जोड़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हमको सरोकार के मामले में भी, हमको हमारे जो प्रैक्टिसेज हैं इनके मामले में भी एक कंप्लीट परिवर्तन, ये कुछ काम है जो विद इन ट्रेड यूनियन मूवमेंट, आज के जो एक्टिविस्ट हैं ट्रेड यूनियन मूवमेंट के कार्यकर्ता, मजदूर आंदोलन के कार्यकर्ता, उन्होंने परिवर्तन करना अपनी सोच में, अपनी प्रैक्टिस में, अपने व्यवहार में। इन सब परिवर्तनों के कारण जब तक हम इनसे सुसज्जित नहीं हो जाते, जब तक इन तैयारियों के साथ लैस नहीं हो जाते, हम बाहर की जो परिस्थिति है उसका सामना नहीं कर सकते। अभी कहा जा रहा है कोरोना से निपटना है तो सैनिटाइज रखो, मास्क लगाओ, इन सारी तैयारियों के साथ बाहर निकलो तो आप फेस कर सकते हो। आज जितनी भी बातों का जिक्र अनिल जी या मोहन जी कर रहे थे, इन सब बातों से निपटना है, इन सब का समाधान पाना है, तो आपको इंटरनली जो फिटनेस चाहिए, जो तैयारियां चाहिए, जो प्रिकॉशन चाहिए, जो टूल्स चाहिए, उन सब के लिए सिद्ध करना। इसलिए लुक विद इन फर्स्ट, खुद को तैयार करके, एक बार हम तैयार हो गए तो बाहर जो सतह पर ये हमको कंसर्न दिखते हैं, इनको हम तुरंत एड्रेस कर पाएंगे, इनका समाधान कर पाएंगे। तो हम विद इन आवर्स, पहले विद इन आवर सेल्फ क्या क्या तैयारी करना, उसके नाते से विचार करें। और एक जो दूसरा विचार करना है, अभी तक हम एक कॉम्पिटिटिव मूवमेंट में काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ इतने सारे ट्रेड यूनियंस हैं और बीएमएस इज द लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन। जब हम लार्जेस्ट कहते हैं इसका मतलब कुछ और है, सबसे हम बड़े हैं। तो कॉम्पिटिटिव मूवमेंट में स्प्लिट कैसी रहती है, मेरे कंपटीटर को 50 नंबर मिला है, मुझे 52-55 मिला है, तो मैं समझता हूं मैं बहुत श्रेष्ठ हूं क्योंकि मुझे 55 मिला है। तो कोई अगर पूछे यार 100 नंबर के पेपर में तुम्हें 55 मिला है तो तुम मुझे क्यों करो, उससे कुछ को तो 50 ही मिला है। मीन्स हमको लगता है कि मैं अपने कंपटीटर से चाहे एक ही कदम आगे हूं तो वो श्रेष्ठकर है। ये वास्तव में श्रेष्ठकर नहीं है। हम कॉम्पिटिटिव मूवमेंट में नहीं है, हम एक डिसिसिव मूवमेंट में हैं। हमको किसी से कंपीट नहीं करना है, हमको इस निर्णायक लड़ाई में स्थान बनाना, यशस्वी होना है। इसलिए 100 नंबर के पेपर के लिए 100 नंबर का अटेम्प्ट करना है। फॉरगेट द कंपेटिटर्स, देयर इज नो वन टू कम्पीट अस। वो मन से कंसेप्ट निकाल दीजिए। हम हमेशा उसी एनालिसिस के साथ करते हैं, हम कर रहे हैं, बाकी के लोग नहीं कर रहे, बाकी के लोग गए पर्दे, वो तो गए ही।
इसलिए हमारे डिसिसिव स्पिरिट आनी चाहिए। डिसिसिव स्पिरिट आती है तो क्या होता है, जब मैं निर्णायक की ओर जाता हूं तो कैसा रहता है, जब हमें निर्णायक होना है तो हम निर्णायक होने के लिए क्या क्या चाहिए, कितनी ताकत चाहिए, कितनी तैयारी चाहिए, क्या क्या चाहिए। और जब मैं निर्णायक मूवमेंट की बात कर रहा हूं तो एक समग्र चिंतन है, एक बड़े सामर्थ्य का हमको जुटाना है, बड़ी सामर्थ्य के साथ जाना है। तो जब बड़ी सामर्थ्य के साथ जाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ लाना है। तो कॉम्पिटिटिव मूवमेंट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को, सोशल मूवमेंट के नाते जब हम विचार करते हैं तो कई एक बातें हैं जो हमको कंफ्यूज करती है विद इन आवर्स। हम अभी तक जब कॉम्पिटिटिव में विचार कर रहे थे तो हम क्वालिटी कंसर्न के साथ ज्यादा जा रहे थे, कौन लोग चाहिए हमको, कैसा चाहिए, तो हमने हमारे मन में एक पैरामीटर तय किया था, कौन कौन लोग चाहिए हमको, ऐसे ही करेक्टर के लोग, इसी स्टाइल के लोग, इसी डिजाइन के लोग बीएमएस में आएंगे। ये सोशल मूवमेंट नहीं है, ये सेलेक्टिव मूवमेंट है। सोशल मूवमेंट कैसा होता है, तो सोशल मूवमेंट समझना हो तो हमारे देश में बताया गया कि भगवान शंकर सोशल मूवमेंट के सबसे बड़े लीडर थे। किसी ने सोशल मूवमेंट का कैरेक्टर समझना है और सोशल मूवमेंट के लीडरशिप की कैरेक्टरिस्टिक समझनी है तो भगवान शंकर को एक बार उस चित्र ध्यान में करो। भगवान शंकर यानी जब मैं कह रहा हूं तो हमारे यहाँ कहा गया 3 बड़े देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। और महेश यानी शंकर जी को कहा गया महादेव, देवों में देव, महादेव। कोई महाविष्णु नहीं कहता, कोई महाब्रह्मा नहीं कहता, शंकर जी को ही महादेव। महादेव क्यों कहा गया, तो महादेव का जरा कैरेक्टर जरा समझिए। महादेव की टीम में कौन लोग हैं, इंद्र की तरह या विष्णु की तरह या बाकी लोगों की तरह वो कोई किन्नर, गंधर्व, अप्सराओं ऐसे लोगों को साथ नहीं है। उनके साथ कौन लोग हैं, तो भूत, पिशाच, अंधे, लूले, लंगड़े, यानी समाज में जितने भी प्रकार के एलिमेंट्स हो सकते हैं वो सब शिव जी के साथ हैं, शंकर जी के हैं। महादेव की गण जितने वो सब वो लोग हैं। क्या है इस बात का संकेत, इस बात की लर्निंग क्या है, किसी ने भी महादेव बनना है, किसी ने भी यशस्वी बनना है, किसी ने भी उस सामर्थ्य को जुटाना है, तो समाज में ऐसे जितने भी प्रकार के लोग हैं उन सबका सहकार आपको लेना है। सब आपके साथी हैं, आपने उन सबको अपने साथ जुटा लिया, ऐसे नहीं तो आप महादेव नहीं बन सकते। और भयंकर विरोधी से विरोधी यानी भयंकर विषधर सर्प को गले लगाते हैं। इसका क्या संकेत है, इसका लर्निंग क्या होता है, अपना भयंकर दुश्मन से दुश्मन होगा, शत्रु जो होगा उसको भी गले से लगाना। आप एक जब डिसिसिव मूवमेंट को लीड कर रहे हैं तो सिलेक्टिव अप्रोच के साथ आप यशस्वी नहीं हो सकते। आपको अपना कद इतना बड़ा करने पड़ेगा, इतना बड़ा हाजमा करना पड़ेगा। हम सबको स्वीकार कर पा रहे हैं, जो विरोधी से विरोधी है उसको भी गले से लगाने की स्थिति में रखना, नहीं तो आप फिर डिसिसिव मूवमेंट में नहीं जा सकते, नहीं तो फिर आप इस बड़ी सामर्थ्य का नेतृत्व नहीं कर सकते। और एक जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक शंकर जी की क्या है, उनके मस्तक पर चंद्रमा है, सिर पर गंगा जी उतर रही, वो कभी टेम्पर नहीं लूज करते। भयंकर से भयंकर शत्रु को गले से लगाया, अंधे, लूले, लंगड़े, अपंग, ऐसे जितने भूत, पिशाच, बंदर, ऐसे सब उनके गण है, सहपाठी है। उनका सिर हमेशा शीतल है, सिर पर गंगा जी है और अपने इसी वृत्ति प्रवृत्ति के कारण वो रूल करते हैं, महादेव बन जाते हैं। हमको भारतीय मजदूर संघ के नाते जब हम समाज का संगठन कहते हैं तो हम मिलिट्री की भर्ती नहीं करने जा रहे, 5 फुट 6 इंच वाले को लेंगे, हमने सभी को लेना है, सब प्रकार के एलिमेंट्स को लेना है। डोंट बी सेलेक्टिव बाय एनी मीन। जो सेलेक्टिव का पैरामीटर आप अपने ऊपर लगाइए, लेकिन आपको ये राख, भूत, पिशाच, बंडल, सर्प सब आपको अपने गले से समेट के नजदीक ला। यही आपकी ताकत है, यही आपकी सामर्थ्य है, यही डिसिसिव मूवमेंट के टूल्स हैं, यही जिसके साथ खड़े हैं वही यशस्वी होगा। तो इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक में जो चेंजेस लाने वो आपने करने हैं। एक एक कार्यकर्ता ने विचार करना है कि मुझे अभी इस जंक्चर पर क्या क्या बदल मुझे मेरे कैरेक्टर में, स्वयं के कैरेक्टर में लेनी है, वो करना। जब जैसा रोल होता है उस प्रकार का अपीयरेंस लाने के लिए जो कैरेक्टर होते हैं बदल करते हैं। किसी कथानक में किसी को दाढ़ी वाला, मोछ वाला, बड़ी बड़ी जटा वाला रोल रहता है तो प्रयत्न पूर्वक दाढ़ी बढ़ाता है, मूछ बढ़ाता है, बाल बढ़ाता है। व्यक्ति वही होता है, कथानक की मांग है, रोल की मांग है, स्वयं में परिवर्तन करता है।
आज आप सब भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता हैं, आप ओरिजिनली कुछ भी कैरेक्टर रखते होंगे, आपका है, आई डू अप्रिशिएट द कैरेक्टरिस्टिक यू हैव, बट इक्वली आई डिमांड और द सिचुएशन डिमांड्स कि जो रिक्वायर्ड है वो कैरेक्टरिस्टिक, वो चेंजेस आप स्वयं में लाएं। अगर आप वो नहीं ला पा रहे हैं तो यू मे बी गुड इन योर सेल्फ, बट टू बी गुड इन दी मूवमेंट, जो सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए जो चेंजेस है वो अगर आप नहीं ला पा रहे, यू आर नॉट गुड, मैं ऐसा कह सकता हूं। तो चेंज योर सेल्फ, बाय चेंजिंग योर सेल्फ you have to change again the practices so far, the habits so far, and the next one, you change the practices, the thought process of the trade union movement so far, go for inclusive movement, समग्र मजदूर आंदोलन, inclusive movement यानी inclusive social movement। इस सामर्थ्य के साथ एक बार खड़े होइए, इस सामर्थ्य के साथ खड़े होकर के सामने अभी जो समस्याओं के लक्षण जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द प्रॉब्लम, दीज आर नॉट द रियल प्रॉब्लम। एक बार हम इस सामर्थ्य के साथ खड़े होते हैं तो जो सामने अभी अपने को दिखता है कि अमुक अमुक प्रकार के प्रश्न हैं, इन सब प्रश्नों का समाधान हम ढूंढ पाएंगे। हम इस सामर्थ्य के साथ, सरकार के साथ, अभी भारतीय मजदूर संघ ने जो प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, हमने सरकार को कहा है कि जिस पैराडाइम में आप सोच रहे हैं, जिस पैराडाइम में सारी नीतियां बन रही हैं, इस पैराडाइम में, इस डायमेंशन में सोचने के कारण मजदूरों के आज के प्रश्नों का समाधान नहीं आ पाएगा। और मैं समझता हूं कि पिछले अपने कुछ इनिशिएटिव्स के कारण, अपने कुछ कार्यक्रमों के कारण पहली बार आजादी के बाद ऐसा हो रहा है कि देश में अभी जो नीतियां बनाने वाले लोग हैं, इन सब के सामने ये जो असंगठित क्षेत्र का मजदूर है, सड़क पर बिखरा मजदूर है, जो अभी किसी लेजिस्लेटिव कैरेक्टर्स में नहीं इंक्लूड हो पाया, फ्रेम हो पाया, ऐसे सब लोगों के बारे में एक बड़े पैमाने पर चिंतन प्रारंभ हुआ। मैं भी स्थान स्थान पर जा रहा हूं, पूरी दुनिया में जितने भी जगहों पर अभी वेबिनार हो रहे हैं, मैं अभी कल एक इंटरनेशनल वेबिनार का वो मैं देख रहा था, उनके साथ कनेक्ट हुआ था और वहां पर चिंतन हो रहा था। भारत के दो वक्ता वहां बात कर रहे थे, एंड दे ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द migrant worker, about the street vendor, about these domestic, about the self employment, में इसी सारे वर्ग के बारे में बात हो रही थी कि इसके लिए लेजिस्लेशन क्या, इसके लिए जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स आनी चाहिए, इसके लिए जो जो भी आवश्यक है, ऐसा है। यानी आज पूरी दुनिया में, केवल भारत के नीति नियंता नहीं, तो पूरी दुनिया में जो चर्चा प्रारंभ हुई है, वो चर्चा इसी वर्ग को लेकर के हुई है। क्योंकि अब तक जो हुआ है वो एक डिफरेंट डायमेंशन में जा रहा था, एक अजीब प्रकार की परिस्थिति पैदा हुई थी। जिस डायमेंशन में सारा मामला चला, ये जो कैपिटल ड्राइवन सेटअप बना है पूरी दुनिया में, ग्लोबलाइजेशन के कारण जो सारी परिस्थिति बनी, उसका जो परिणाम हुआ है, उस परिणाम के कारण पूरी दुनिया में एक कुछ बातें कॉमन आई हैं। कुछ बातें कॉमन क्या? पूरी दुनिया में वेल्थ तो जनरेट हुआ है, हर साल का आंकड़ा देखिए तो वेल्थ जनरेट हुआ है, लेकिन इक्वली पूरी दुनिया में इनइक्वलिटी बढ़ी है, इक्वली पूरी दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, पॉवर्टी बढ़ी है, अंडर एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। तो बड़ा अजीब सा प्रश्न है कि जब वेल्थ जनरेट होती तब गरीबी कैसे बढ़ती है, बेरोजगारी कैसे बढ़ती है? अब तक हमको यही बताया जा लेकिन पूरी दुनिया इस अजीब सी गुत्थी को उलझाने में, आप पॉवर्टी, इक्वलिटी, ये सब कैसे बढ़ती है। और इसका जो एक निकाला जा रहा है कि भाई इस ग्लोबलाइजेशन के कारण दुनिया के किसी देश को फायदा नहीं। आज लगभग सभी देशों के सभी बड़े एक्सपर्ट्स दुनिया भर में इस नतीजे पर है कि ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट सर्व्ड एनी नेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया के किसी देश का भला नहीं किया, लेकिन सभी देशों के कुछ चुनिंदा लोगों को इसका फायदा, मीन्स कंट्री एज ए होल, सोसाइटी एज ए होल, उसको बेनिफिट नहीं आया। दुनिया के कुछ बड़े लोग, चुनिंदा लोग, जिनको हम कैपिटलिस्ट बोलते हैं, वो इससे लाभान्वित हुए। इसलिए वेल्थ जनरेट हुई तो कुछ चंद हाथों में चली गई। तो वेल्थ का जुडिशियस डिस्ट्रीब्यूशन आए, वेल्थ का ठीक प्रकार से वितरण आए, ये सब सुनिश्चित करना है। तो उस नीतियों में बदल आने की जरूरत है। और फिर से वही बात आती है कि नीतियां में बदल आए तो धन के आधार पर, धन के दबाव में चलने वाला तंत्र
अभी जो धनिक लोग कहते हैं वैसी नीतियां बन जाती हैं। जनतंत्र के दबाव में, जन के दबाव में तंत्र काम करे, इसके लिए हमको आपको दायित्व, हम इतना बड़ा जनबल खड़ा करें कि इन चीजों को दुरुस्त करें। आज देश में वेल्थ की प्रॉब्लम नहीं है, माइंड सेट की प्रॉब्लम। आज देश में संपदा की कमी नहीं है, उसके वितरण की व्यवस्था को लेकर जो ग्रीड है, जो लालच पैदा हो गया, उस लालच ने सारी व्यवस्था को बिगाड़ करके रखा। इसको ठीक करना है तो समाज की जो शक्तियां हैं, जो ताकत है, जो आप है, जो हम, ऐसे सब लोग विचार करेंगे तो ऐसे सभी प्रश्नों का समाधान ढूंढा जा सकता है। हमने पॉलिसी मेकिंग लेवल पर इस इनिशिएटिव के साथ, सरकार के साथ पहल करी है। हमारी बात सुनी जाए, इसके लिए जो अपेक्षित है, हम हमारे कैडर के साथ बात कर रहे हैं कि हमारा कैडर समाज की ओर चले, समाज को जोड़े, हम समाज के साथ खड़ा करें। हमने जब कहा डिसिसिव मूवमेंट में चल रहे हैं, तो हम इस निश्चितता के साथ, इस सुनिश्चितता के साथ बढ़ रहे हैं कि हम समाज के अंदर, इस देश में समाज की सामर्थ्य की ताकत के अनुसार आधार पर यहाँ के तंत्र को, इस व्यवस्था को जो जनोन्मुखी है ऐसी बनाने के लिए कंपेल कर पाएंगे, उस जगह पर ला पाएंगे। हमको बहुत बड़ा काम करना है, ये काम छोटा नहीं है। वर्षों से, पिछले 200-250 वर्षों से इन धनिकों के या जो कैपिटलिस्टों के चंगुल में फंसा सारी दुनिया का तंत्र, उसे वहां से निकालना इतना सरल नहीं है, लेकिन असंभव नहीं है। हमने जब जब भी सोचा, भारत ने दुनिया को मार्ग दिखाया है। आज इस सारी व्यवस्था में फंसा हुआ पूरी दुनिया का वर्ग इससे छुटकारा चाहता है। हमको आपको वो दायित्व आया है, भारत में भारतीय मजदूर संघ के नाते हमको, हमारी ही सामर्थ्य है। बाकी लोगों की अप्रोच बहुत लिमिटेड है, कन्फाइंड है, वो यहाँ तक सोचेंगे भी नहीं। हमने आपने सोचा है, केवल सोचा है ऐसा नहीं, हमारे पास एक कंप्लीट और पूरा रोड मैप है। उसका अनुसरण करते हुए, उसका अनुपालन करते हुए हम सब लोग उस दिशा में बढ़े। और हम जिस प्रकार के अपने प्रयासों के आधार पर, और जिस अपनी आप सबके नीचे जो आप सबके प्रयत्न हो रहे हैं, उसके आधार पर जो रिटर्न आ रहा है, समाज में जो जागरण खड़ा हो रहा है, जो हेल्प डेस्क के माध्यम से स्थान स्थान पर आप सभी लोग इस जागरण को बढ़ा रहे हैं, ऐसे बड़े पैमाने पर जो अभियान चला है, उसका एक जो सुफल अभी धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुआ है। जैसे मैंने कहा कि भारत में भी नीतियां बनाने वाले लोग अभी ये चर्चा करना प्रारंभ किए कि भाई एक ऐसी सोशल सिक्योरिटी जिसमें जॉब की गारंटी और एटलीस्ट जो कुछ बेसिक्स हैं वो सभी को उपलब्ध हो पाए, सभी को सुनिश्चित हो पाए। कोरोना जैसी किसी भी परिस्थिति में जॉब जाता है तो लाइवलीहुड का संकट नहीं खड़ा, लाइवलीहुड हर हाल में इंश्योर है। ऐसी सब प्रकार की व्यवस्थाओं पर एक बड़े पैमाने पर पहल हो रही है। एक अच्छे रूप में ऐसे सारे नियम, कानून, नीतियां, प्रावधान बन करके आए, और बन करके आए ऐसे नहीं, वो लागू। उसके लिए 24 घंटे की हमारी आपकी चौकसी आवश्यक है। वो सब जैसा हम चाहते हैं वैसे हो पाए, इसलिए उतनी सामर्थ्य के साथ हमने आवाज लगाने की आवश्यकता है। और वैसा कर पाए, इसलिए एक्टिविस्ट के नाते, मजदूर संघ के फ्रंटल एक्टिविस्ट के नाते आप, हम सब, हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम जितना प्रयास करेंगे उसी के अनुपात में रिटर्न और समाधान लाएंगे। यानी मैं डेट शब्दों में अगर कहना चाहूं तो आज के प्रश्नों का समाधान हमारी मुट्ठी में। हम मुट्ठी को मजबूती के साथ एक बार खड़े करके आजमाने का और बताने का प्रयास करेंगे तो हमारे सब प्रश्नों का समाधान हम लेकर के आ सकते हैं। ऐसे इन्हीं पृष्ठभूमि में मजदूर संघ के कार्यकर्ता इस बदली परिस्थिति में स्वयं की भूमिका का विचार करें। एक बार टोटलिटी में अपनी भूमिका को हम पूरा कर लें तो हमारे बाहर जो परिस्थितियां हैं उनका समाधान स्वतः होने वाला है। तो अभी मेरा जो आज आप सभी को निवेदन है, जो हमसे अपेक्षित, जो हमने स्वयं ने करना है, जो स्वयं के अपने दायरे में आता है, जिसमें किसी बाहरी का इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं। मैं ठीक करूं, मैं अपने आप को बदलूं, मैं अपने आप को उस रूप में, उस कैरेक्टर में खड़ा करूं, इसमें किसी और की आवश्यकता नहीं। इसमें केवल मेरे माइंडसेट में बदल की आवश्यकता है, मेरी अप्रोच में बदल की आवश्यकता है, मेरी एक्टिविटीज में मुझे बदल की आवश्यकता है। विद इन माई सेल्फ जो चेंजेस लाने हैं उसको हम सब लोग पूरा करें। बाहर के परिदृश्य में
परिवर्तन स्वयं आएगा। जिस दिन हम अपने बदले हुए रूप में घर से निकलेंगे, परिस्थितियां हमको देख करके स्वयं उसी अवस्था में जैसा हमारी अपेक्षा है हमको मिलेगी। ऐसी तैयारी के साथ हम सब लोग आगे बढ़े। इसी निवेदन के साथ आप सबकी अपेक्षा क्या रही होगी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ऐसी सारी आज की परिस्थिति में अपने कैडर से जो अपेक्षित है, ऐसी कुछ बातों की ओर हमने आप सभी का ध्यान आकर्षित किया, निवेदन किया है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए मैं मेरा विषय पूरा करता हूँ। मेरी कोई बात स्पष्ट नहीं हुई हो, इसी बात पर आप सभी कुछ और फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो मुझे खुशी होगी। मेरा विषय पूरा होता है। फिर से एक बार आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मोहन जी। हा, धन्यवाद ब्रिजेशजी. आपल्यासमोर ब्रिजेशजींनी चांगल्या स्वरूपात विषय आपल्याला ठेवलेला आहे, जे अपेक्षित आपल्या मनामध्ये होता. या करोना काळामध्ये कशा स्वरूपाने भारतीय मजदूर संघ आम्ही सर्व कार्यकर्ते पुढे जायचं आहे. आपण याच्यामध्ये वेबिनारमध्ये म्हणत असताना काही केडर बेस याला अपेक्षित असं म्हटलेलं होतं की जिल्ह्यातील कार्यकारिणी, ऍक्टिव्ह कार्यकर्ते, अन्य उद्योगातल्या कार्यकारिणी आणि त्याच्या संदर्भातले सभासद, पदाधिकारी, हो हो, अशा स्वरूपाचे कार्यकर्त्यामध्ये यावं असं होतं. आणि बऱ्याच जणांच्या मनामध्ये अशा स्वरूपाची दिशा स्वरूपात नव्हती. या करोनाच्या आलेल्या प्रश्नासंदर्भात आवाज नाही आ रहा. भारतीय मजदूर संघ म्हणून आपण कशा स्वरूपाने पुढे जात आहोत. कन्स्ट्रक्टिव्ह स्वरूपात आपल्याला काही आंदोलन आणि कामगाराचे प्रश्न घेऊन जात असताना नुसतं युनियन न होता समग्र समाज याला घेऊन आपल्याला कसं पुढे जायचं अशा स्वरूपाचा विषय. आणि हे करत असताना आपण सर्व कार्यकर्त्यांनी आपल्या स्वतःपासून सुरुवात करून आपण हे करायचं आहे. माझ्यापासून सुरुवात आणि सगळं समाजाला घेऊन आपल्याला जे काही विषय आपल्याकडे येतील ते आपल्याला करायचे अशा स्वरूपाचा विषय आपल्या समोर ठेवला. हे कार्यक्रम चालू असताना काही प्रश्न आलेले असतील ते अनिलजींना आपण कलेक्ट करायला सांगितले होते. मी अनिलजींना पुढचं सूत्रसंचालन करायला सांगतो. अनिलजी. विजय जी नमस्कार. हमारे कार्यकर्ताओं ने कुछ सवाल पूछे हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ. एडमिन जी हम दोनों बात करेंगे, थोड़ा सा आप देखिए जरा. विजय जी और हम दोनों साथ में रहेंगे तो अच्छा रहेगा. एडमिन जी, एडमिन दिनेश जी दोनों को भी ले लो साथ में, वो प्रश्न पूछेंगे और एडमिन दोनों जन. हाँ विजय जी, कहाँ से आवाज आ रही है? हाँ मैं बोल रहा हूँ, अनिल बोल रहा हूँ. विजय जी. हाँ अनिल जी. हाँ आपके कैमरा चालू करिए विजय जी. कहीं से अलग आवाज आ रही. हाँ मैं बोल रहा हूँ, अनिल बोल रहा हूँ. कुछ लोगों ने सवाल पूछे हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ, आप जरा उनका थोड़ा समाधान करिए. आपको सुनाई दे रहा है? हेलो हेलो. हाँ आपको सुनाई दे रहा है? दिनेश जी दोघांनाही घ्या ना. विजय जी आप सुनाई दे रहे हैं आपको? वायर हेडफोन का, हाँ हेडफोन तो वायर के वापस कर दिया. होगा. विजय जी आपका आवाज नहीं आ रहा है. हेलो हेलो हेलो. हाँ आ रहा है. आप सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं विजय जी? डिस्कनेक्ट झाले, परत कनेक्ट होतील. अनिल जी तुम्ही बोलायला सुरुवात करा. एडमिन जी आप दोनों को सामने सामने लीजिए, दोनों को. ओके एडमिन जी आप दोनों को सामने लीजिए, विजय जी और मुझे. हाँ डिस्कनेक्ट झाले ते. चालू झालं. विजय जी आप सुन रहे हैं? हाँ आपका ये भी चालू करिए. हाँ जी कुछ सवाल लोगों ने पूछे हैं. हाँ मैं पूछता हूँ कि एक है कि अभी कोरोना लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो उस समय में जो अपना इसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले लोग हैं उसमें डिस्क्रिमिनेशन की बात सामने आई है. तो जो इसेंशियल सर्विसेज में काम करने वाले जो हॉस्पिटल से लोग हैं उनके लिए तो 50 लाख का बीमा लोगों ने अदा किया है, लेकिन बैंकिंग है और अन्य जो उद्योग है कि जो इसेंशियल सर्विसेज में है उन लोगों के लिए उसका जो है लाभ नहीं दिया गया. इसलिए हमारे लोगों की मांग है कि इसके बारे में बीएमएस कुछ है.
तो इसमें हमने कुछ किया हो तो आप जरा बताएंगे। के बारे में हाँ जी, कहा है कि ऐसे जहाँ आवाज नहीं आ रही आपकी, आपका माइक ठीक करिए। हाँ आवाज नहीं आ रही? हाँ, अभी थोड़ी से, थोड़ी जोर से। आ रही है? हाँ ठीक आ रही करिए। है आवाज? हाँ अभी आ रही है। हाँ हाँ इसके हमने पहले भी कहा था कि ऐसे जहां जहां भी आते हैं वहां लोगों ने इसको एक्सक्लूसिव एड्रेस करना चाहिए। आप लिखिए, हाँ जी, डिपार्टमेंट को लिखिए और उसका अपने महासंघ को दीजिए, केंद्र को भी दीजिए, हम टेकअप करेंगे। जो बन गए हैं अगर उसका अनुपालन नहीं हो रहा तो एक अलग प्रकार का प्रश्न ग्रीवांस है, ग्रीवांस को ग्रीवांस के ढंग से इसका समाधान आएगा। आप लिखिए इसको। जी जी जी। हाँ, दूसरा सवाल ये है, आपको सुनाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, आपकी आवाज थोड़ी ठीक नहीं आ रही है, थोड़ा लोगों को सुनने में दिक्कत होगी, आप थोड़ा सा। हाँ, दूसरा सवाल ये है कि एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन है और उसके बारे में जो भी नीति बन रही है उसमें हमारे बीएमएस ने कुछ करना चाहिए एक्टिवली। ऐसे लोगों के आज आपने सूचना जो है दी है, इसके बारे में अगर कुछ हो तो वो भी आपको थोड़ा बताइए। के प्राइवेटाइजेशन को लेकर एयर इंडिया प्राइवेटाइजेशन, हाँ उसमें आवाज आ रही ना अभी? हो ठीक ठीक। प्राइवेटाइजेशन को लेकर के एक स्पेशल ड्राइव सारे देश में बीएमएस ने चलाई। अभी 10 जून को सारे देश में प्रोटेस्ट हुआ है, बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, चाहे एयर इंडिया का हो, चाहे ओला का हो, चाहे डिफेंस का हो, किसी भी पब्लिक सेक्टर के, रेलवे का विषय हो, ऐसे इसके प्राइवेटाइजेशन के विरोध में एक बड़ा आंदोलन सारे देश में बीएमएस चला रहा है। अभी 10 तारीख को हुआ है और उसी के सिलसिले में अभी नेक्स्ट कोर्स चल रहे हैं सब जगह। तो हम इसको एक बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ रहे हैं। अनिल जी आवाज येत नाहीये, आवाज गेला आवाज। हाँ हाँ विषय दूसरा विषय है कि आयुध निर्माण का जो हमारा डिफेंस इंडस्ट्री है उसका जो कॉर्पोरेटाइजेशन की बात चल रही है उसमें भी बीएमएस क्या कर रही है, लोग थोड़ा सा जानना चाहते हैं हमारे यहाँ के इंडस्ट्री। यही बात बताई, तो डिफेंस का प्राइवेटाइजेशन है, रेलवे का है, कोयला का है, एयर इंडिया है, एयरपोर्ट। थोड़ा आवाज ठीक करें थोड़ी सा। आवाज नहीं आ रही? हो ना, आवाज में प्रॉब्लम है थोड़ा। आवाज नहीं आ रही? हाँ, इसमें मोबाइल में लगे तो ठीक से देख लीजिए। ठीक, बोलिए आप। हाँ बोलिए। आवाज आ रही? हाँ अभी आई। सिस्टम में प्रॉब्लम। मैंने कहा कि सभी पब्लिक सेक्टर, एक पब्लिक सेक्टर का लेकर के नहीं पूछने का है। जी जी। जितने भी सेक्टर है, वो रेलवे है, डिफेंस है, एयरपोर्ट अथॉरिटी है, इंडियन एयरफोर्स है, कोयला है, ऐसे सभी पब्लिक सेक्टरों के प्राइवेटाइजेशन बीएमएस आंदोलन चला। 10 तारीख को हुआ है। अभी दूसरा देश का आंदोलन सब जगह चल रहा है। अभी कोयला और जगहों पर कार्रवाई है, अलग इंडस्ट्री, सब इस प्रकार का मामला चल रहा है। हम इसके विरुद्ध लड़ रहे हैं। जी। इसके साथ में कई अलग अलग लोगों ने भी अपने सवाल दिए हैं, वो आपको पढ़कर बताता हूँ। अलग अलग इंडस्ट्रीज के लोग हैं, उसमें टैक्सी रिक्शा के लोग हैं कि कह रहे कि 3-6 महीने से हम लोग घर पे, हमारे लिए कुछ होना चाहिए। दूसरा है कि जो सोशल सिक्योरिटी फॉर सी फेयरर्स, ऐसा भी एक मुद्दा लोगों ने उठाया कि उसके बारे में कुछ आप बीएमएस करके होना चाहिए। सफाई मजदूरों के बारे में भी यहाँ पर सवाल पूछे गए, क्योंकि सफाई मजदूरों को सुप्रीम कोर्ट, हाँ जी, सफाई मजदूरों को सुप्रीम कोर्ट ने तो एक इसेंशियल सर्विसेज और परमानेंट कैटेगरी कहा है, फिर भी उसको कॉन्ट्रैक्ट में रखा जाता है और जब भी चाहे फायर किया जाता है। इसके बारे में भी कुछ होना चाहिए, ऐसा पूछा गया है। आप बताएंगे इसके सफाई मजदूर के नाते समझिए, जो पॉलिसी है सोशल सिक्योरिटी, एक कैटेगरी का मजदूर, इसमें कोई नहीं बचता, हो चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे टैक्सी चलाने वाला हो, चाहे हवाई जहाज चलाने वाला। एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी, इसकी कंसेप्ट डिजाइन हुई, बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली, पार्लियामेंट आते ही उसके बारे में कुछ सामने आ जाएगा और सभी लोग कवर्ड होंगे, सभी कैटेगरी, सभी कैटेगरी, सभी प्रकार के।
जी अभी एक सवाल ये भी आया था कि हाँ कि ये जो अभी 3 महीने से ज्यादा समय हो गया है, तो जो हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर है तो अनिल उसके जी, लिए आपकी कोई। आवाज बंद हो गई। हेलो, हाँ हाँ सुन रहे हैं, हाँ सुन रहे हैं, हाँ सुन रहे हैं। हेलो हेलो, हेलो 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 आवाज आ रही है? हेलो हाँ बोल रहा हूँ तुम्हें करता। हेलो हाँ बोलिए हेलो बोलिए जी, आवाज आ रही है, आवाज हाँ बोलिए विजय बोलिए। जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ आवाज आ रही है ना? नहीं आ रही भाई। आपकी आ रही है। आपकी आवाज आ रही है हमको और ठीक से आ रही है। दिनेश जी, आपला जातोय त्यांचा येत नाही. हेलो 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 हाँ जी हेलो, हेलो हाँ आ रही है हेलो आवाज? हेलो हेलो, हेलो हाँ हेलो दिनेश जी बघा ना. एडमिन, हाँ तो त्यांची आवाज नहीं आ आवाज रही। की, त्यांची हाँ वायर ठीक है ठीक है। टाकायला पाहिजे. हेलो आपका आवाज वायर नहीं का आ रही। हमको आ रही है आपकी आवाज, थोड़ा सा आप वायर का थोड़ा सा देख लीजिए। हाँ तो अलग अलग तरीके से जो सवाल है हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत सी चार्ट्स, बहुत लोगों ने अपने सुझाव है, बहुत ही लोगों ने अपने विचार जो है इस चार्ट के माध्यम से यहाँ पर शेयर किए हैं, और उसमें से कई सवाल हमने विजय जी के सामने रखे हैं। और मुझे लगता है कि उनका जो पूरा भाषण था, वो पूरा भाषण जो है हमारे इनकी सवालों का ठीक से एक जवाब भी हमको दे सकता है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो पूरा अगर हमने भाषण को फिर बारीकी से अगर हम उसका अध्ययन करेंगे, तो मुझे लगता है कि इन सभी सवालों का जवाब भी हम लोगों को मिल जाएगा। लेकिन बीएमएस जितने भी अपने कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाए, उन सभी का परसुएशन बीएमएस कर रही है। और दूसरा उन्होंने यही कहा है कि पहले ये जो सवाल है आप अपने जमीनी स्तर पर जहाँ पर है उसको पहले उठाइए, और उसकी कॉपी आप बीएमएस केंद्र को भेजिए, उसका परसुएशन राष्ट्रीय स्तर पर बीएमएस करेगी। तो मुझे लगता है कि सवाल जवाब के विषय में इतना काफी है। मैं मोहन जी को आगे का कार्यक्रम कंटिन्यू करने के लिए कहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अनिल जी. या वेबिनारचं आभार प्रदर्शन आणि समारोप करण्यासाठी आपण बापू धडसला आपण म्हटलेलं होतं, पण बापू धडस साताऱ्याहून जॉईन होणार होते. त्यांच्याकडे आता आज भरपूर स्वरूपात पाऊस पडल्यामुळे ते कनेक्ट होऊ शकले नाही आहेत. आता जसं अनिलजींनी खरं पाहता या सगळ्या वेबिनारचा आत्ता आणि ब्रिजीजींच्या भाषणाचा घोषवारा आपण काय केलं पाहिजे, आपण काय करणार आहोत अशा स्वरूपाने मांडलेला आहे. त्यामुळे वेगळा समारोप करण्यापेक्षा आपण आभार प्रदर्शन आणि वंदे मातरम घेऊन या कार्यक्रमाची सांगता करूया. खरं पाहता अशा टेक्निकल स्वरूपाचा हे वेबिनार मोहन आवाज मोठा करा थोडा. हा ह्या कार्यक्रमाचं टेक्निकल स्वरूपाने आपण प्रथमच करत असल्यामुळं काही टेक्निकल बाबी आहेत, आपल्यालाही त्या शिकायच्या आहेत. पुढच्या काळामध्ये आपल्यालाही झालं थोडासा याच्यामध्ये राहिला की ब्रिजेशजींचा डिस्कनेक्टिव्हिटी, कारण ते मोबाईलहून जॉईन झालेले होते. लॅपटॉप असणं आवश्यक होतं, त्यामुळे चित्रही थोडंसं स्पष्ट आपल्याला येत नाही असं झालं. पण आवाज व्यवस्थित स्वरूपात शेवटपर्यंत त्यांचा येत होता. आपल्या या सगळ्या ह्याच्यामध्ये अशा स्वरूपाची वेबिनार करावा, अशा स्वरूपाचं आपल्याला जे सपोर्ट केला आणि अशा स्वरूपात होऊ शकतं असं आपल्याला कॉन्फिडन्स दिला जे माननीय संजयजी ढवळीकर यांनी आपल्याला सांगितलं की तुम्ही हा कार्यक्रम करू शकता. जे टेक्निकल सपोर्ट आहे ते आम्ही पूर्ण स्वरूपात देऊ, तुम्ही हा कार्यक्रम करावा अशा स्वरूपाने सांगितल्यामुळे हा आपण करू शकलो. या स्वरूपानं भारतीय मजदूर संघ कोकण विभागाच्या वतीने मी त्यांचा आभार व्यक्त करतो. त्याचबरोबर हे सगळं नेटवर्किंग चालवत असताना, हे करत असताना एक टेक्निकल सपोर्ट आपल्याला लागतो. आणि ह्या सगळ्या 1.5-2 तासाच्या ह्याच्यामध्ये दिनेश पिंटो आपल्यासोबत आहेत आणि हे सगळं टेक्निकल ते गोष्टी आपल्याला करता सपोर्ट त्याने दिलं, म्हणून आपण सक्सेसफुली हे करू शकलो. ते दिनेश पिंटोजींचंही मी भारतीय मजदूर संघ कोकण विभागाच्या वतीने आभार व्यक्त करतो.
आपल्या ह्या वेबिनारमध्ये महाराष्ट्र प्रदेशाचे अध्यक्ष माननीय अण्णाजी धुमाळ उपस्थित आहेत. ते आपल्याला दिसू शकत नाही, त्या वेबिनार याच्या स्वरूपात आहे, कारण ज्याला अलाउड आहे तेच दिसतात. मी अण्णाजींचंही कोकण विभागाच्या वतीने आभार व्यक्त करतो. आपल्या सर्वांना माहित आहे की आज तुम्ही सर्वांनी अगदी कमी वेळामध्ये अशा स्वरूपाचा वेबिनार, पुण्याला वेबिनार झाला त्यातही सहभागी होता आलं नव्हतं, तर आपण एक कोकण विभागाचा करावा किंवा MMRDचा वेगळ्या स्वरूपात करावा का असा विचार आला. पण आपण कोकण विभागाचा एकत्र 6 जिल्ह्याचा मिळून हा कार्यक्रम केला आणि सर्व जिल्ह्यांनी मिळून सपोर्टिंग केलं. रजिस्ट्रेशन करणं असेल, टेक्निकल सगळ्या गोष्टी असेल, सगळी धावपळ सगळी केली. त्या जिल्ह्याचे सचिव, अध्यक्ष आणि त्यांची कार्यकारिणीचेही विभागाच्या वतीने मी आभार व्यक्त करतो. त्याचबरोबर अन्य उद्योगातल्या सर्व कार्यकर्त्यांना, ज्या आपण ऍक्टिव्ह सगळे उद्योगातले मंडळी आहेत आणि महासंघ आहेत, त्या संघटना आहेत, त्या सर्वांना आपण सहभागी व्हावं असं आवाहन केलेलं होतं आणि बरीच मंडळी याच्यामध्ये सहभागी झाली. आपल्याला सर्वांना माहीत आहे की 494 मंडळींना याच्यामध्ये रजिस्ट्रेशन केलं. आपण 500 पर्यंतचा आकडा गृहीत धरला होता. बहुतेक कार्यक्रम सुरू असताना तो झालाही असेल, पण जेव्हा कार्यक्रम सुरू करत होतो तेव्हा 494चा आकडा याच्यामध्ये रजिस्ट्रेशन करून याच्यामध्ये सहभागी झाल्या कार्यकर्त्यांचा आहे. ह्या सर्व कार्यकर्त्यांचे सहभागी झाले आणि हा कार्यक्रम सक्सेसफुली केला. आपल्या मनातली प्रश्नही त्यांनी काही जणांनी विचारले, त्याचं एकत्रित उत्तर आता आलं नाही, पण आपण सगळ्यांचं एकत्रित करून केंद्राला आपण पाठवू की जेणेकरून सर्व उद्योगांचे काही प्रश्न असतील त्या संदर्भात काही ना काही आपल्याला केंद्राकडनं, प्रदेशाकडनं आपल्याला काही करता येईल का अशा स्वरूपाचं आहे. आपल्या सर्वांच्या या वेबिनारमध्ये सहभागी झाल्यामुळं भारतीय मजदूर संघ कोकण विभागाच्या वतीने मी सर्वांचे आभार व्यक्त करतो. कार्यक्रमाची सांगता वंदे मातरमनी होईल. मी किरण मिलगरला विनंती करतो की त्यांनी वंदे मातरम गाऊन या कार्यक्रमाची सांगता करावी. किरणजी. नमस्कार. वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम. शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं, वंदे मातरं, वंदे मातरम. भारत माता की. भारतीय मजदूर संघाचा विजय असो. धन्यवाद. धन्यवाद. भारतीय मजदूर. विजय जी धन्यवाद. भारत माता की जय. भारत माता की जय. नहीं, आपके आइन समय पे चलो आप आ गए, अच्छा लगा. अनिल जी, सभी को नमस्कार. हाँ हाँ, धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद. पिंटो जी एक डिस्कनेक्ट करता है का?